नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज का जो विषय है वो सामूहिक चेतना है। मतलब ये समझना कि लोग ग्रुप्स में, समूहों में कैसे सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और उनका बर्ताव कैसे बदलता है। हाँ, एक तरह से हम ये समूह मन की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे पास कुछ काफ़ी दिलचस्प सामग्री है। एक तो साइंटिफिक लेख है जो ये देखता है कि हमारा दिमाग और हमारी साइकोलॉजी सामाजिक जुड़ाव पर कैसे रिएक्ट करती है। फिर कार्ल युंग के विचारों पर एक लेख है, उसमें वो सामूहिक अचेतन वाली बात है, वो काफ़ी गहरी है। हाँ, वो तो है। और कुछ नोट्स भी हैं जो भीड़ का बर्ताव, सामाजिक आंदोलन, मतलब उसके समाजशास्त्रीय पहलू पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए इन अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक अकेले इंसान से पूरे समूह की सोच कैसे बनती है, इसके पीछे चल क्या रहा है आखिर। शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से। हमें एक दूसरे से जुड़ने की इतनी ज़रूरत क्यों होती है? पहला स्रोत ही बताता है कि जैसे कोविड-19 के टाइम जब वो सोशल डिस्टेंसिंग हुई तो लोगों में चिंता, नशे की लत, ये सब समस्याएं बढ़ गईं। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ दिखा। अलगाव हमारे लिए अच्छा नहीं है, ये तो पक्का है। पर उसी स्रोत में एक और बड़ी दिलचस्प बात पता चली कि जिन लोगों ने उस मुश्किल दौर में भी, मतलब महामारी में भी, ये महसूस किया कि वो जुड़े हुए हैं, शायद फ़ोन पर या ऑनलाइन, भले ही फिजिकली दूर थे, वो स्ट्रेस को, थकान को बेहतर झेल पाए। अच्छा। हाँ, तो ये जो जुड़ाव है ना, ये सिर्फ अच्छा फील कराने वाली चीज़ नहीं है। ये हमारे मेंटल और शायद फिजिकल हेल्थ के लिए भी एक ज़रूरी ढाल जैसी है। और अगर कोई लंबे समय तक अकेला रहे तो मतलब उसका क्या असर होता है? क्या वो हमारे दिमाग को भी बदल देता है? बिल्कुल। स्रोत में चूहों और इंसानों दोनों पर हुई रिसर्च का जिक्र है। लंबे समय का जो अलगाव है वो हमारे दिमाग की जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम है, HPA एक्सिस कहते हैं उसे, जो तनाव को कंट्रोल करता है, उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकता है। ओह। और नतीजा, लोगों में गुस्सा बढ़ सकता है या वो बिल्कुल समाज से कट सकते हैं। पर यहाँ एक और थोड़ी हैरान करने वाली बात भी है। सिर्फ 10 घंटे का अकेलापन भी, बस 10 घंटे? हाँ, सिर्फ 10 घंटे का अकेलापन भी हमें एक तरह की सामाजिक प्यास जगा सकता है, सोशल क्रेविंग जिसे कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे व्रत रखने के बाद खाने की तलब लगती है ना, हाँ हाँ बिल्कुल। पैसा ही ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग हमें इनाम देकर, डोपामाइन सिस्टम के जरिए दूसरों से मिलने जुलने के लिए उकसाता है। ये सामाजिक प्यास वाली बात, ये वाकई सोचने वाली है। और ये कहीं ना कहीं हमें कार्ल यूंग के विचारों की तरफ ले जाती है ना? दूसरा स्रोत यूंग के सामूहिक अचेतन की बात करता है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। सुनने में ये थोड़ा रहस्यमयी सा लगता है, ये है क्या चीज असल में? हाँ, सुनने में लगता है। यूंग का मानना था कि हमारी जो अपनी पर्सनल यादें हैं या दबी हुई इच्छाएं हैं, जिसे वो व्यक्तिगत अचेतन कहते थे, उसके भी नीचे चेतना का एक और गहरा लेवल है जो सबका साझा है। ये किसी एक इंसान के अनुभव से नहीं बना है, बल्कि ये पूरी मानव जाति की एक साझी मनोवैज्ञानिक विरासत है जो हमें अपने पूर्वजों से मिली है। पूरी मानव जाति की? हाँ, पूरी मानव जाति की। यूंग ने इसे ही सामूहिक अचेतन कहा और इसमें कुछ ऐसे मूल प्रतीक, ऐसी छवियां होती हैं जो दुनिया भर की संस्कृतियों में, कहानियों में बार बार नजर आती हैं। यूंग ने इन्हें आद्य प्ररूप या आर्किटाइप्स कहा। आद्य प्ररूप, आर्किटाइप्स, जैसे कि कुछ उदाहरण है इसके जिससे हम इसे बेहतर समझ सकें? आर्किटाइप जो देखभाल, सुरक्षा से जुड़ा हाँ, है। ये तो है। या फिर बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति जो ज्ञान देता है, सलाह देता है। यहाँ तक कि ट्रिकस्टर या चालाक व्यक्ति भी एक आर्किटाइप है जो नियमों को तोड़ता है, गड़बड़ करता है। अच्छा, वो भी? हाँ, यूं कहते थे कि ये आर्किटाइप हमारे सपनों में, मिथकों में, आर्ट में और यहाँ तक कि हमारे रोज के व्यवहार में भी झलकते हैं, खासकर जब हम किसी ग्रुप में होते हैं। ये वो क्या कहते हैं, अंधे के धागे हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं और समूह मन की नींव रखते हैं। स्रोत में पर्सोना, मतलब वो मुखौटा जो हम समाज में पहनते हैं, एनिमा एनिमस, हमारे अंदर मौजूद दूसरे लिंग के गुण, और शैडो, हमारे व्यक्तित्व का वो अंधेरा दबा हुआ हिस्सा। ऐसे कुछ और खास आर्किटाइप्स का भी जिक्र है जो हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनते हैं। तो ये आर्किटाइप्स एक तरह से हमारे साझा मानसिक सॉफ्टवेयर जैसे हो गए जो तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। अब अगर हम वापस पहले स्रोत पर जाएं जहां साझा अनुभवों की बात थी, शेयर्ड एक्सपीरियंस,
क्या इसका कोई वैज्ञानिक सबूत भी है कि साथ में कुछ अनुभव करने से हम वाकई ज्यादा जुड़ते हैं? हाँ, बिल्कुल है। पहला स्रोत साझा वास्तविकता सिद्धांत या शेयर्ड रियलिटी थ्योरी का जिक्र करता है। इसका मूल विचार ये है कि जब हम अपने अनुभव या दुनिया के बारे में अपनी समझ दूसरों के साथ बांटते हैं और सामने वाला भी वैसा ही सोच रहा हो या महसूस कर रहा हो, हाँ, तो इससे हमारी अपनी समझ और पक्की होती है, अनिश्चितता कम होती है और आपसी रिश्ता मजबूत होता है। स्रोत में एक स्टडी का उदाहरण भी है। जब दो लोग साथ में कोई टीवी शो देखते हैं तो उनके चेहरे के हाव भाव, यहाँ तक कि उनकी शारीरिक प्रतिक्रियाएं जैसे दिल की धड़कन वगैरह, वो अकेले देखने वालों की तुलना में ज्यादा सिंक हो जाती हैं। सच में? हाँ, ये दिखाता है कि वो उस अनुभव को एक जैसा जी रहे हैं। ये तो कमाल है। इसका मतलब क्या हमारे दिमाग भी एक दूसरे के साथ सिंक हो जाते हैं? कुछ हद तक बिल्कुल ऐसा ही होता है। स्रोत बताता है कि जब लोग एक ही चीज़ अनुभव करते हैं, मान लीजिए साथ में कोई फिल्म देख रहे हैं या कोई कहानी सुन रहे हैं, तो उनके दिमाग के कुछ हिस्सों में, खासकर वो नेटवर्क जो सोशल थिंकिंग से जुड़े हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN, ये दिमाग का वो हिस्सा है जो अक्सर तब एक्टिव होता है जब हम अपने बारे में या दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं। अच्छा, उनमें एक्टिविटी का पैटर्न एक जैसा होने लगता है। इसे न्यूरल सिंक्रोनी या तंत्रिका तुल्यकालन कहते हैं। न्यूरल सिंक्रोनी? हाँ, ये इस बात का सिग्नल है कि वो उस अनुभव को एक ही तरह से समझ रहे हैं, उसकी एक जैसी व्याख्या कर रहे हैं। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि जो लोग ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, उनमें ये सिंक्रोनी कम पाई गई है। ओह, तो उनमें कम होती है। हाँ, शायद ये दिखाता है कि वो दुनिया को ग्रुप से थोड़ा अलग तरीके से अनुभव करते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि दिमाग सिंक हो रहे हैं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि समूह कैसे हकीकत को एक साथ महसूस करता है, उसे बनाता है। ये तो यूंग वाली बात के भी करीब ले जाता है। लेकिन समाजशास्त्र क्या कहता है इस बारे में? तीसरे स्रोत में ले बॉन के भीड़ मन या क्राउड माइंड सिद्धांत का जिक्र था। क्या ये न्यूरल सिंक्रोनी से जुड़ा हुआ है? हाँ, एक कनेक्शन तो दिखता है। ले बॉन और एक और समाजशास्त्री थे ब्लूमा, जिनका जिक्र स्रोत 3 में है। उनका मानना था कि भीड़ में जाने पर व्यक्ति अपनी पर्सनल पहचान, अपनी तर्क करने की क्षमता वो खो देता है। वो भीड़ की भावनाओं और सुझावों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो। ये उस साझा वास्तविकता और न्यूरल सिंक्रोनी वाली बात से मिलता जुलता तो है, जहां ग्रुप एक तरह की मिलीजुली इमोशनल और सोचने की स्थिति में आ जाता है। लेकिन एक फर्क है, ले बॉन जैसे समाजशास्त्री अक्सर भीड़ के इस बर्ताव में अतार्किकता, आवेग, मतलब इमोशंस का कंट्रोल से बाहर हो जाना, इस पे ज्यादा जोर देते हैं, जबकि न्यूरोसाइंस इसे साझा समझ और व्याख्या के तौर पर ज्यादा देखती है। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आसान नहीं बना देता चीजों को? क्या लोग वाकई भीड़ में अपनी पूरी सोच खो देते हैं, या स्रोत इस पर कुछ और बारीकियां भी बताता है? ये अच्छा सवाल है। ले बॉन का सिद्धांत थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई जरूर करता है। आजकल का समाजशास्त्र ये मानता है कि भीड़ का बर्ताव हमेशा पूरी तरह इर्रेशनल नहीं होता। हाँ, भावनाएं हावी होती हैं और लोग सुझावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, ये सही है। लेकिन व्यक्तिगत सोच बिल्कुल खत्म हो जाती है, ऐसा शायद नहीं है। तीसरा स्रोत सामूहिक व्यवहार यानी कलेक्टिव बिहेवियर को और गहराई से समझाता है। ये सामान्य सामाजिक व्यवहार से अलग कैसे है? सामूहिक व्यवहार, जैसा स्रोत 3 में बताया गया है, अक्सर समाज के जो तय नियम हैं या तरीके हैं, उनका पालन नहीं करता है। ये आमतौर पर अचानक होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस, बिना किसी प्लान के, असंगठित होता है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, और इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल होता है। इसके उदाहरण क्या होंगे? जैसे किसी एक्सीडेंट की जगह पे भीड़ जमा हो जाती है, या दंगे हो जाते हैं, या अचानक से कोई फैशन ट्रेंड चल पड़ता है, या किसी अफवाह के कारण लोग डल जाते हैं, मास हिस्टीरिया जिसे कहते हैं, या फिर बड़े सामाजिक आंदोलन। ये सब हमारे रोज के तयशुदा संगठित सामाजिक जीवन से अलग हैं। और क्या कोई खास वजहें या हालात होते हैं जो इस तरह के सामूहिक व्यवहार को जन्म देते हैं? स्रोत 3 में वो समाजशास्त्री एनजे स्मेल्सर, उनके सिद्धांत का जिक्र है। स्मेल्सर ने कुछ क्या कहते हैं शर्तें बताई थी कि अगर ये एक के बाद एक पूरी होती जाए तो सामूहिक व्यवहार की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है। स्रोत 3 में इनका जिक्र है। इसे आसान भाषा में समझें तो पहला माहौल बनना चाहिए, स्ट्रक्चरल कंड्यूसिवनेस, मतलब समाज की बनावट ऐसी हो कि लोग मिल सकें, बात कर सकें। ठीक है। दूसरा,
लोगों में कोई तनाव या बेचैनी हो, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, जैसे गरीबी, नाइंसाफी या कोई और शिकायत। तीसरा, फिर एक आम सोच फैले, जनरलाइज्ड बिलीफ कि भाई दिक्कत क्या है और शायद इसका हल क्या हो सकता है, भले ही वो सोच पूरी तरह सही ना हो। चौथा, फिर कोई चिंगारी चाहिए, प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, कोई एक घटना जैसे कोई गिरफ्तारी या कोई हादसा जो दबी हुई भावनाओं को भड़का दे, ट्रिगर पॉइंट जैसा। बिल्कुल। पांचवां, लोगों को जुटना होगा, मोबिलाइजेशन फॉर एक्शन। कोई लीडर चाहिए, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, जो लोगों को इकट्ठा करे, बात आगे बढ़ाए। और छठा, आखिर में ये देखना होगा कि अथॉरिटीज कैसे रिएक्ट करती हैं, सोशल कंट्रोल, क्या वो इसे दबाते हैं, अनदेखा करते हैं या बढ़ावा देते हैं। स्रोत ये भी बताता है कि अफवाहें और गलत जानकारी, खासकर जब माहौल अनिश्चित हो, तनाव भरा हो, वो इस पूरी प्रक्रिया को तेज करने और सामूहिक व्यवहार को भड़काने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। तो हमने देखा कि सामाजिक जुड़ाव कितना जरूरी है, उसके पीछे मनोविज्ञान क्या है, न्यूरोसाइंस क्या कहता है और समाजशास्त्री उसे कैसे देखते हैं। लेकिन क्या ये जुड़ाव और समूह का असर हमेशा अच्छा ही होता है? मतलब इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी तो होंगे। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है। पहला स्रोत इस दोधारी तलवार वाले पहलू पर रोशनी डालता है। सामाजिक रिश्ते हमें गलत दिशा में भी ले जा सकते हैं। सबसे आम उदाहरण है किशोरावस्था, टीनेज। दोस्तों में फिट होने की चाहत, उनकी मंजूरी पाने की इच्छा, इसमें किशोर कई बार जोखिम भरे काम कर बैठते हैं, जैसे तेज गाड़ी चलाना या नशा करना। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। स्टडीज बताती हैं कि दोस्तों के साथ होने पर किशोरों के दिमाग का जो इनाम केंद्र है, रिवॉर्ड सेंटर, खासकर स्ट्रिएटम नाम का हिस्सा, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। इससे उन्हें तुरंत मिलने वाले मजे के लिए ज्यादा खतरा उठाने की इच्छा होती है। और नशे की लत या एडिक्शन के मामले में क्या वहाँ सामाजिक जुड़ाव हमेशा फायदेमंद होता है? यहाँ भी तस्वीर थोड़ी उलझी हुई है। एक तरफ तो परिवार या दोस्तों का मजबूत सहारा नशे की लत से बाहर निकलने में बहुत मदद कर सकता है। बिल्कुल। कई ट्रीटमेंट इसी सहारे पर टिके होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्रोत एक दिलचस्प स्थिति का जिक्र करता है, जिसे लक्षण प्रणाली फिट कहा गया है। लक्षण प्रणाली फिट, ये क्या है? इसका मतलब है कि कभी-कभी दो लोगों की कोई साझा बुरी आदत, जैसे मान लीजिए साथ में सिगरेट पीना या शराब पीना, असल में उनके रिश्ते को बनाए रखने या मजबूत करने का जरिया बन जाती है। वो आदत उनके बीच बातचीत का एक बहाना बन सकती है या इमोशनली जुड़े रहने का एक तरीका। अच्छा। हाँ, ऐसे में अगर एक साथी वो आदत छोड़ दे तो रिश्ते का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। ये वाकई काफी उलझी हुई बात है कि कैसे कोई बुरी आदत भी रिश्ते का हिस्सा बन सकती है। ये तो वाकई जटिल है। और आजकल के डिजिटल युग में सोशल मीडिया का क्या रोल है इसमें? वो तो हमें जोड़ने के लिए बनाया है ना? हाँ, मकसद तो जोड़ने का ही है, लेकिन पहला स्रोत इसके कुछ संभावित नुकसान भी गिनाता है। ये हमें दूसरों से अपनी अवास्तविक तुलना करने पर मजबूर कर सकता है, जिससे जलन होती है, अकेलेपन की भावना बढ़ सकती है। ये फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो पैदा कर सकता है, मतलब ये डर कि कहीं हम कुछ चूक तो नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये इको चेम्बर बना सकता है। इको चेम्बर? हाँ, मतलब ऐसी जगह जहां हम सिर्फ उन्हीं लोगों और विचारों से घिरे रहते हैं जो हमारी सोच से मिलते जुलते हैं। इससे हमारी सोच संकीर्ण हो सकती है और समाज में पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। और अक्सर सोशल मीडिया की जो बातचीत है वो असली जिंदगी की गहरी सार्थक बातचीत की जगह नहीं ले पाती। तो आज की इस गहन पड़ताल में हमने देखा कि ये सामाजिक जुड़ाव, ये सामूहिक चेतना कितनी जटिल और कितनी शक्तिशाली चीजें हैं। ये हमारी एक बेसिक जरूरत है जिसके पीछे गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं, जैसे युंग का वो सामूहिक अचेतन और वो आर्कीटाइप्स जो हमारी साझी कहानियों और प्रतीकों में छिपे हैं। और इसके साफ वैज्ञानिक आधार भी हैं, जैसे साझा अनुभव के दौरान दिमागों का एक लय में आना, वो न्यूरल सिंक्रोनी। साथ ही हमने समझा कि कैसे सामाजिक और संरचनात्मक कारक, जैसे वो स्मेल्सर के बताए तत्व, बड़े पैमाने पर सामूहिक व्यवहार को दिशा देते हैं। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है कि ये सामाजिक जुड़ाव एक दोधारी तलवार है। ये हमें सहारा दे सकता है, मुश्किलों से लड़ने की ताकत दे सकता है, जैसा हमने महामारी के दौरान देखा भी। लेकिन यही जुड़ाव हमें नेगेटिव व्यवहार, जोखिम लेने या नशे की तरफ भी ढकेल सकता है। ये हमेशा व्यक्ति और समूह के बीच, अपनी सोच और सामूहिक भावना के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने का काम है। और इस संतुलन को समझना आज के दौर में शायद और भी जरूरी हो गया है।
आज की चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इसका संकेत पहले स्रोत के अंत में भी मिलता है। ये है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI के साथ हमारे भविष्य के रिश्तों के बारे में। जैसे जैसे हम AI एजेंट्स, चैटबॉट्स और शायद भविष्य में और भी एडवांस्ड AI के साथ ज्यादा बातचीत करेंगे, तो क्या एक नई तरह की कृत्रिम सामूहिक चेतना या शाज़ा वास्तविकता बन सकती है? ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम AI के साथ भी वो न्यूरल सिंक्रोनी जैसा कुछ महसूस कर पाएंगे? अगर हाँ, तो ये असली इंसानी रिश्तों से कैसे अलग होगी और हमारे समाज पर, हमारी पहचान पर, हमारी भलाई पर इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें आने वाले समय में सोचना होगा, यकीनन।